Audio Jungle. So now students, today I am going to start UP TGT Science 2011 एग्जाम डेट 2016। अब देखिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो 111 में क्या है, प्रकाश का ध्रुवित महत्तम होगा, यानी जो ध्रुवण कोण है, ठीक है, वो कितना होगा जब इसे एक कांच की सतह पर आपतन कोण से डाला जाता है। तो कांच की सतह पर डाला जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए म्यू जी होगा, ए म्यू जी जो है वो 1.5 होता है। तो म्यू बराबर 10 आईपी, ये ब्रूस्टर का लॉ है, ब्रूस्टर लॉ है, म्यू बराबर 10 आईपी। तो देखिए 1.5 बराबर 10 आईपी। तो आईपी की वैल्यू जो है वो हम निकाल देंगे। तो ये हो जाएगी 10 इनवर्स, ठीक है, 1.5। तो अब देखिए 1045 की वैल्यू एक्चुअल में 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये 45 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और 1060 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है, वो √3 होती है, तो वो 1.7 होता है। √3 की वैल्यू 1.73। तो ये दो तो होंगे नहीं, ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अब बात आती है 53 होगा या 57 होगा। तो स्टूडेंट इसका 57 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब पता होना चाहिए और कोई बात नहीं है। तो 57 होगा। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो देखिए यहाँ पे जब सेल आदर्श है, ठीक है, कैसा है, आइडियल सेल है, तो आइडियल सेल का जो ई होगा, ठीक है, वो ई कैसा होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। ई की वैल्यू कैसी होगी आदर्श सेल के लिए, ई की वैल्यू जो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी आई बराबर, या ये कह लीजिए कि उसमें करंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। करंट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आर प्लस आर, जो स्मॉल आर है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो अगर इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाए, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, इस आर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो आदर्श सेल के लिए एक्चुअल में ई मैक्सिमम ना होकर के यहाँ कहने का मतलब ये है कि आई मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसमें करंट तभी ज्यादा होगा जब इस स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद 1.25 वोल्ट और इतने वोल्ट के दो सेल समांतर क्रम में जोड़े गए। तो देखिए 1/b = 1/v1 + 1/v2 आ जाएगा, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। क्योंकि b बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है, b बराबर आई आर होता है। तो 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये जो है जितना भी आएगा उतना आंसर आपका हो जाएगा। तो 0.5 आएगा, 0.5 वोल्ट आएगा। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/b1, तो b1 कितना है, ये है 1.25 प्लस 1/0.75। तो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएंगे, यहाँ पे हटाओगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको जो है 25 से कैंसिल कर दीजिए। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ठीक है, ये आ गया। 25 से इधर कैंसिल कर दीजिए, 25 चौको 100, 25 तिया 75। ये कितना आ गया, ये आ गया कि 4/5 प्लस, ठीक है, 4/3। सॉल्व करोगे तो 12 ये हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 5 चौको 20, ठीक है, बटे 15,
तो 20 और 10 30 32/15 आ गया। ठीक है, तो b की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 15/32। ठीक है, दशमलव रख देंगे तो देखिए एक जीरो आ गया। ठीक है, एक जीरो आ गया तो 0.4 कुछ आएगा। ठीक है, तो 0.4 कुछ कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब है 0.5 वोल्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, यानी इन सभी पर निर्भर करता है। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग की दिशा होती है, तो अनुगमन वेग की दिशा जो होती है वो लगाए गए क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। जो क्षेत्र हम लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 12 ओम से एक वृत्त में मोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए एक वायर दिया गया है, ये इसका 12 ओम रेजिस्टेंस और इसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो जब इसका हम जो है एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, जब इसका हम सर्किल बनाएंगे, ठीक है, तो सर्किल बनाने के बाद होगा क्या कि ये जो है 6 ओम यहाँ आ जाएगा और इसका जो 6 ओम है, ठीक है, वो इस तरीके से आ जाएगा, इधर 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस इसका ये दोनों जो है 1/r = ये आ जाएगा 1/r = 1/6 + 1/6। ठीक है, डेनोमिनेटर सेम है तो 2/6 आ गया, तो ये हो गया 1/3। तो r = 3 ओम आ जाएगा। देखिए ये पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई एक लंबा तार है उसको सर्किल बनाया गया, ठीक है, तो जितना भी उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, एक साइड उसका आधा आ जाएगा, दूसरी साइड उसका आधा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। इतना टाइम ही नहीं है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलना, फटाफट करना पड़ेगा। परिपथ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों मुझे दिखाई दे रहा है कि ये समांतर क्रम में है, यानी पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो क्या होगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 सॉल्व करोगे तो 3/3 आएगा, तो 1 आ जाएगा 3/3, तो इसलिए इसका आंसर भी जो है 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर अमीटर में बदला जाता है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर को जब हम, ठीक है, अमीटर में बदलते हैं, ठीक है, तो देखिए अमीटर क्या होता है, अमीटर जो है एक निम्न प्रतिरोध का, अमीटर जो होता है वो एक निम्न प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो जब निम्न प्रतिरोध का होता है तो एक निम्न प्रतिरोध जो है इसके समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अमीटर जो है एक निम्न प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है, तो इसलिए इसमें एक निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। अब देखिए 119 में क्या कह रहा, सॉरी स्टूडेंट, एक 6 वोल्ट की बैटरी को समान मोटाई व 100 ओम प्रतिरोध के 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा जाता है। तार पर 50 सेंटीमीटर दूर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ये बताना है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी को समान मोटाई और 100 ओम प्रतिरोध के, अच्छा ये 3 मीटर लंबा तार है, चलिए कितना है, 3 मीटर लंबा तार है, या ये हम कह दें कि 300 सेंटीमीटर का लंबा तार है। ठीक है, तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदुओं के बीच, अब मान लीजिए यहां से यहां तक ये 50 सेंटीमीटर हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो कह रहे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लें करंट। ठीक है, एक्चुअल में I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर B/R, ये हो गया I बराबर B/R हो गया।
ठीक है। तो बी कितना था 6, आर कितना है 100, ठीक है। तो 0.06 जो है इतने एम्पियर करंट हमारा आ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, ठीक है। तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू क्या है, L1/L2 आ जाएगा, ठीक है। L1/L2, ठीक है। 50 सेंटीमीटर दूरी पर तो एक L1 हो गई और एक L2 हो गई। अच्छा, तो देखिए R1 कितना है, R1 हमारा दिया 100 ओम का रेजिस्टेंस है, R2 हमें फाइंड करना है। L1 हमारी कितनी है 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में दिया था 1 सेंटीमीटर, तो दोनों को समान यूनिट में होना चाहिए। तो ये आ गया, तो 5 छक्का 30, ठीक है। तो R2 बराबर 100/6 आ गया, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आ गया हमारा, ये कितना आ गया, ये आ गया 100/6। चलिए ये हो गया 100/6। अब देखिए हमें ये विभवांतर निकालना है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालना है। तो 50 सेंटीमीटर दूरी पर ये जो है जो R2 हमारा इतना आ गया, दूसरे तार मतलब उसी तार का जो है रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है क्योंकि B बराबर क्या होगा IR2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.06 इंटू ठीक है 100/6। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इतनी दूरी पर अगर सीधा सीधा हिसाब लगा दी कि 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर लंबा है, ठीक है। तो अगर इसकी हम विभव प्रवणता निकालते, ठीक है, तो देखिए विभव प्रवणता जो है dV/dx आ जाता। तो वोल्टेज 6 है, ठीक है, और 50 तो मतलब 1 मीटर लंबाई पर मतलब 50 के लिए जो है वो कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। 50 के लिए कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। यानी विभव में जो कमी आएगी, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 वोल्ट जो है कम हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया ये इसका आंसर। मतलब इसमें कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अब एक आपने क्वेश्चन कर लिया तो उस तरीके से दिया है, ठीक है। तो विभव प्रवणता निकाल लें कि कितनी उसमें कमी हो रही पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो dV/ तो 6/50 करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली, क्योंकि देखिए ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में देखिए NS यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, किससे, प्राथमिक से, ठीक है। तो धारा का मान, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है NS/NP इक्वल IP/IS, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NS इज ग्रेटर देन NP, तो अगर अपन चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते कि NS अपॉन NP, ठीक है, बड़ा होगा किससे, 1 से। NS अपॉन NP बड़ा होगा 1 से, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो IP अपॉन IS जो है, या हम इसको उल्टा कर रिवर्स कर दें, ठीक है, तो ये बड़ा 1 से हो जाएगा। तो यहाँ पे NS अपॉन NP की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो IP अपॉन IS की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि IP इज ग्रेटर देन IS, या इसका उल्टा कर दीजिए, तो IS इज लेस देन IP, यानी द्वितीय कुंडली में धारा का मान जो है वो प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फाइंड करना था इस रीजन से। क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, ठीक है, तो स्थिति और ऊर्जा को मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m, तो ये अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो उसकी अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के 2 परस्पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है, ठीक है। तो इसके कोणीय संवेग में जो अंतर होता है वो देखिए क्या होगा, क्योंकि इसका जो कोणीय संवेग होता है P बराबर, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो NH अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है, 2 परस्पर कक्षकों में, यानी N1 और N2, ठीक है। तो अगर आप अंतर की बात कर रहा तो देखिए P2 माइनस P1 निकालेंगे हम, ठीक है। तो P2 के लिए N की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2H अपॉन 2 पाई, और इधर आ गया H अपॉन 2 पाई, 2H अपॉन 2 पाई में से H अपॉन 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, H अपॉन 2 पाई आ गया, कितना आ गया, H अपॉन 2 पाई आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है, क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर घटता है, ठीक है। ऊर्जा में अंतर क्या होता है, घटता है, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है। क्योंकि देखिए इन्हें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो 1s की ऊर्जा कम है किससे, 2s से, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो 2p की ज्यादा हो गई, तो अगर इसके बीच में अगर हम कंपेयर करें तो एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ेगी, क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर जो है वो घटता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वांटम संख्या 1 है, 1s के लिए n बराबर 1 है, और यहाँ पर n बराबर कितना है, 2 है। फिर अगर हम 3s, 3p और 3d की बात करें तो यहाँ पे n बराबर 3 है, ठीक है। अंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मान लीजिए हम 1s और 2s के बीच में, ठीक है, n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए एनर्जी डिफरेंस निकालें, फिर हम n बराबर 1 और 3 के लिए निकालें, तो ये और, ठीक है, कम होता जाएगा। ऊर्जा अंतर क्या है, घटता है। अणुबम आधारित, तो जो अणुबम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे, ठीक है। तो अंतर क्या होगा, ये घटता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस में होती है, ई एन बराबर क्या होता है, अगर इसको हम निकाले हैं, ठीक है, ई एन बराबर होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है।
तो अगर उसको निकालेंगे तो वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके थे।